नीरजा माधव जी और महेश कटारे जी के इतने सुंदर व्याख्यान के बाद बोलना किसी भी व्यक्ति के लिए आसान नहीं रह जाता है। और उसमें दूसरी समस्या जो है वो ये है कि मुझे जिस विषय पर बोलने के लिए निर्देश दिया गया है वो विषय भी थोड़ा सा मुश्किल है, विद्यार्थियों के लिए मुश्किल है, विद्वानों के लिए तो मुश्किल शायद नहीं होगा। मुझे ये भी लगता है कि अगर उद्घाटन सत्र के बाद ये विषय रखा जाता तो शायद ज्यादा बेहतर होता, लेकिन जहाँ पे अवसर मिला है वहीं पर मुझे अपनी बात कहनी है और मैं कोशिश करूंगा कि अपनी समय सीमा के अंदर ही अपनी बात पूरी कर दूं, ताकि आपसे कुछ बातचीत करने का भी मुझे अवसर मिल जाए। मित्रों, बड़े प्रसिद्ध एक दार्शनिक हुए हैं जड़ाऊलाल मेहता, अंग्रेजी में जिनको जे.एल. मेहता के नाम से ज्यादा जाना जाता है। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, कथन है कि भारत विषय कोई भी चर्चा यूरोप की परिक्रमा किए बिना पूरी नहीं होती। अगर आपको भारत के बारे में कुछ भी जानना है तो पहले आप यूरोप की परिक्रमा करिए और फिर भारत आइए। अब ये बात बहुत प्रिय हो या ना हो, लेकिन एक ही सच्चाई के रूप में है। और इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस विमर्श की अवधारणा पर मुझे बोलना है, आप लोग जानते होंगे कि वो विमर्श भी यूरोप से ही आया है। वैसे एक शिक्षक के रूप में कई बार मन करता है कि विद्यार्थियों से पूछूं कि विमर्श को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। क्या आप में से कोई बताएगा? डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का ये अनुवाद है और डिस्कोर्स का दो तरह से अंग्रेजी में प्रयोग होता है। एक तो लिंग्विस्टिक्स में, जहां डिस्कोर्स को हिंदी में प्रोक्ति के रूप में अनुवाद करते हैं, और दूसरा जिस रूप में आज चलन में और जिस रूप में इस गोष्ठी में उस पर चर्चा हो रही है, उस डिस्कोर्स के प्रणेता या उस डिस्कोर्स को इस रूप में सैद्धांतिकी के रूप में विकसित करने वाले विद्वान हैं। फिर पूछ लो कि कौन है, आना चाहिए नहीं है। लेकिन आपने नाम जरूर सुना होगा, मिशेल फुको, फ्रांस के बड़े 20वीं सदी के चिंतक माने जाते हैं मिशेल फुको। तो आज जिस अर्थ में हम डिस्कोर्स शब्द का प्रयोग करते हैं उसकी सैद्धांतिकी निर्मित की है मिशेल फुको। डिस्कोर्स को, या हिंदी में डिस्कोर्स का जो अनुवाद और चलन है और फुको ने जिस रूप में उसका इस्तेमाल किया है, उसमें थोड़ा सा अंतर है। तो उस अंतर को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग ये समझने की कोशिश करें कि मिशेल फुको ने डिस्कोर्स शब्द का किस अर्थ में इस्तेमाल किया है। और उसको समझाने के लिए, क्योंकि मेरे सामने आप लोग तो जानते हैं लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी और शोधार्थी भी हैं, मैं कोशिश करता हूं कि जितना उसको सरल बना सकूं उतना बनाऊं, ताकि आप लोग भाग न जाएं, मौजूद रहें। उसके लिए एक छोटा सा एक संवाद, एक कहानी है, वहां से मैं शुरू करना चाहता हूँ। आप लोगों ने भी जरूर सुनी होगी कि बचपन में कोई जिज्ञासु बच्चा अपने अभिभावकों से ये पूछता है कि ये पृथ्वी किस पर टिकी हुई है। तो माता पिता प्रायः, अब तो बदल गया, लेकिन एक लंबे समय तक ये बताते थे कि ये पृथ्वी शेषनाग के फुल पर टिकी। बच्चा जिज्ञासु है और वो पूछता है आगे कि शेषनाग किस पर टिकी हुई है। फिर उसके अभिभावक जवाब देते हैं कि शेषनाग कछुए की पीठ पर टिकी हुई है। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर बालक ज्यादा ही जिज्ञासु है तो वो फिर ये भी पूछेगा कि कछुआ किस पर टिका हुआ है। यहीं पर समस्या है, तो रोक देते हैं कि नहीं, बस हो गया, इससे आगे बकवास करने की जरूरत नहीं, बात खत्म।
कुछ कुछ यानी कुछ बातें, ज्यादातर बातें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जिनको हम मानते हैं या समाज मानता है, लेकिन हम क्यों मानते हैं या उनकी ऐसी मान्यता क्यों है, इसके बारे में समाज एक सीमा के बाद हमें सोचने की, विचार करने की अनुमति नहीं देता। मिशेल फुको ने डिस्कोर्स शब्द का जिस अर्थ में इस्तेमाल किया है वो वही है। दूसरी तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोग शतरंज के खेल से वाकिफ हो। शतरंज के खेल के अपने कुछ नियम कि घोड़ा 2.5 घर ही चलेगा, ये नियम। लेकिन आप ये नहीं पूछ सकते कि वो 2.5 घर ही क्यों चलेगा, वो 3 घर क्यों नहीं चल सकता या 5 घर क्यों नहीं चल सकता। क्या तो ये नियम है तो नियम है और उसको आपको मानना है। मिशेल फुको ये कहते हैं कि ज्यादातर डिस्कोर्सेस इसी तरह से चलते हैं, उनकी कोई बुनियाद नहीं। क्यों है, इस आधार पर उनकी प्रामाणिकता या सच्चाई टिकी हुई है, उसका कोई आधार नहीं। वो एक तरह से डिस्कर्सिव फॉर्मेशन है, आप मान लेते हैं कि ये है और ऐसा ही होना चाहिए। बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे आयुर्वेद का उदाहरण दे सकता हूँ मैं, दूसरी चिकित्सा पद्धतियों का दे सकता हूँ। जैसे मान लीजिए आप किसी आयुर्वेद के वैद्य के पास जाते हैं तो आपकी बीमारी का रूप आयुर्वेद का जो डिस्कोर्स है उसके अनुसार इलाज कफ है, पित्त है या जो भी है। इसी तरह अगर आप एलोपैथ के डॉक्टर के पास जाएंगे तो एलोपैथ का जो डिस्कोर्स है उसके अनुसार आपका इलाज करेगा, आपकी डायग्नोसिस करेगा। यद्यपि बीमारी अलग अलग है, एक ही है सभी, लेकिन उसकी डायग्नोसिस अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों में अलग अलग है। अब एक सीमा के बाद आप ये नहीं पूछ सकते आयुर्वेद के वैद्य से या एलोपैथ के डॉक्टर से कि ऐसा क्यों मानते हैं, कहीं हमारे यहाँ माना जाता है, ऐसा बताया कि हम ऐसा पढ़ते हैं, यही सच है। तो फुको इसी बात की तरफ संकेत करते हैं कि एक बिंदु के बाद सच का या ट्रुथ क्लेम का, सच्चाई के दावे का कोई आधार नहीं, कोई उसकी कोई फाउंडेशन नहीं है, उसकी कोई बुनियाद नहीं है। आप मान लेते हैं कि समाज ने मान लिया है कि ये ऐसे है तो है। अब आप इस बात को विमर्शों के बारे में लागू करके देखिए और किसी भी विमर्श के बारे में लागू करके देखिए। जैसे मान लीजिए स्त्री विमर्श या दलित विमर्श जो सबसे प्रमुख हमारे यहाँ विमर्श है, तो ज्यादातर समाज ये मान के चलते हैं कि पुरुष स्त्री से सुपीरियर है, या जिसकी बात अभी हो रही थी, नीरजा माधव जी कर रही थी कि थर्ड जेंडर सबसे इंफीरियर। ये क्यों है, ये प्रश्न आप पूछेंगे तो फिर आप गलत जाएंगे। ये मान लिया गया है कैसे, यानी एक विशेष प्रकार का वैल्यू लेवल डिस्कोर्स आपने अलग अलग लोगों के साथ निर्मित कर लिया है, समाज ने निर्मित कर लिया है, और उसको आप मानते हैं कि नहीं ये तो यूनिवर्सल। ऐसा क्यों मानते हैं कि अमुक जाति श्रेष्ठ है, अमुक जाति श्रेष्ठ नहीं, माना जाता रहा है। ये अमुक किताब में ऐसा लिखा है इसलिए हम मानते हैं, अमुक किताब के अलावा किसी और किताब में उसका उल्टा लिखा हो सकता है, वो आप क्यों नहीं मानते। तो ये होता है कि नहीं, अब कछुए के बार वाली बात आप मत पूछिए, वो मान लिया गया तो मान लिया गया। तो डिस्कोर्स या विमर्श जिस तरीके से पश्चिम में विकसित हुए और फिर वहां से हमारे यहाँ आए, उसमें इस बात को उद्घाटित करने पर जोर दिया गया कि चाहे वो जाति आधारित भेदभाव हो या चाहे जेंडर आधारित भेदभाव हो या और भी तमाम तरीके के भेदभाव हो, उनका कोई सैद्धांतिक वैज्ञानिक आधार नहीं कि आप क्यों इस प्रकार का भेदभाव करते हैं। आपने एक समाज ने मान लिया है सिर्फ यही है, इसलिए उसको चुनौती दी जा सकती है कि ये एक विशेष प्रकार की कंस्ट्रक्शंस हैं, निर्मितियां हैं, इनका कोई ज्ञान से संबंध नहीं है, इनका कुछ मान्यताओं और रूढ़ियों से संबंध है और इनको हम रिजेक्ट कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं। ये शाश्वत
कैटेगरीज नहीं है। इनके साथ जुड़े हुए जो वैल्यू जजमेंट्स हैं, मूल्य निर्णय है, वो शाश्वत नहीं है, समाज ने बनाए हैं और उनको हटाया जा सकता है, उनको छोड़ा जा सकता है और एक दूसरे तरह के समाज की वर्ग और जाति और जेंडर की परिकल्पना की जा सकती है। इस दृष्टि से अगर आप सोचें तो हमारे यहाँ हिंदी में विशेष रूप से और शायद दूसरी भाषाओं में भी विमर्श की जो पूरी की पूरी परिकल्पना है, मुझे लगता है कि उसको समझने में आपको मदद होगी। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि 3 शब्द बड़े आसपास के हैं और तीनों का चलन यूरोप में हुआ। एक तो और उनका एक कालक्रमिक इतिहास है जिसमें एक की चर्चा मैंने की, डिस्कोर्स की। इसका समय अगर आप यूरोप का इतिहास देखें तो 1960 के आसपास से उसके बाद का है, लेकिन उससे पहले की अगर आप यूरोप के इतिहास को देखें या जिन शब्दों को, जिन अवधारणाओं को डिस्कोर्स ने रिप्लेस किया या उनके आसपास की जो दूसरी अवधारणाएं हैं उनमें से 2 हैं जिनकी मैं चर्चा आपके सामने करना चाहता हूँ। एक है थियरी, और कई बार थियरी और डिस्कोर्स को एक दूसरे के विरोधी के रूप में रखा गया। जैसे इस तरह की आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी कि कॉलोनियल डिस्कोर्स है, पोस्ट कॉलोनियल थियरी। तो जहां पर आप डिस्कोर्स कहते हैं वहां एक मिथ्या चेतना या मान्यता के अर्थ में उसका प्रयोग करते हैं, ये मान्यता है लेकिन ये सही नहीं। और थियरी जब आप कहते हैं तो आप इस अर्थ में उसका प्रयोग करते हैं कि ये सिद्धांत है और इसके सही होने की संभावना ज्यादा है। तो 2 शब्द हैं, डिस्कोर्स और थियरी, और दोनों में अंतर है। लेकिन एक तीसरा शब्द भी है जो यूरोपियन इनलाइटनमेंट के साथ आता है और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको आप साइंटिफिक नॉलेज कहते हैं। और अगर हायरार्की की दृष्टि से देखिए यूरोपियन इनलाइटनमेंट के बाद, तो सबसे ऊपर है साइंटिफिक नॉलेज, उसके बाद है थियरी और उसके बाद है डिस्कोर्स। और अगर आप साहित्य और कलाओं की बात करें तो यूरोपियन इनलाइटनमेंट के विद्वानों ने, स्कॉलर्स ने ये कहा कि ये तो नॉन नॉलेज की कैटेगरी है। ये नहीं कहा कि इनमें अज्ञान भरा हुआ है, लेकिन ये जरूर कहा कि ये ज्ञान से अलग तरह की कैटेगरी है, जिसमें आप सैमुअल कांट से लेकर के तमाम लोगों का नाम ले सकते हैं। लेकिन उस विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये समझना जरूरी है फिलहाल कि यूरोप के ज्ञान परंपरा में कम से कम इनलाइटनमेंट के बाद सबसे ऊपर साइंटिफिक नॉलेज है, उसके बाद थियरी है जिसका संबंध सामान्य रूप से सोशल साइंसेस से बना जाता है, और थियरी के बाद तीसरी चीज आती है जिसको डिस्कोर्स कि उसमें जैसा कि मैंने कहा कि इस बात को समझने की कोशिश की गई कि कैसे समाज में बहुत सारी मान्यताएं रूढ़ हो जाती हैं, उनके पीछे कोई सत्य का आधार नहीं होता है, लोग उनको मानने लगते हैं, उसके आधार पर भेद करने लगते हैं। इसलिए उसके लिए एक नए शब्द का प्रयोग हुआ जिसको आप डिस्कोर्स कहते हैं, और जिसमें मेरा ख्याल है कि आप लोगों को मालूम होगा कि एडवर्ड सईद का बड़ा योगदान है, और खासतौर से उनकी जो किताब है ओरिएंटलिज्म, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, विद्यार्थियों के लिए मैं कह रहा हूँ तो जरूर पढ़नी चाहिए। कि उन्होंने उनके साथ एक तरह से डिस्कोर्स से होता हुआ आगे बढ़ता है और फिर एक चिंतन के एक नए आयाम को उद्घाटित करने वाली एक अवधारणा के रूप में हमारे सामने आता है। यदि आप डिस्कोर्स या थियरी या जिसको आप साइंटिफिक नॉलेज कहते हैं, इन सब को एक साथ रख करके देखें और इनकी जो गंगोत्री है, जहां से इनकी शुरुआत होती है, उस व्यापक परिदृश्य को अपने ध्यान में ले आए, तो शायद हम उन सब के बारे में एक नए स्तर पर बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं। आप जानते हैं कि 18वीं सदी का यूरोप का जो दौर है उसको इनलाइटनमेंट कहा जाता है।
हिंदी में उसका अनुवाद हम लोग प्रायः ज्ञानोदय या प्रबोधन के रूप में करते हैं। और इनलाइटनमेंट के साथ यूरोप कुछ विशेष प्रकार के दावे करता है, आप जिसको ट्रुथ क्लेम्स आप कह सकते हैं, कि समाज को विश्व को बदलने के कुछ नियम हमारे पास हैं, हमने अर्जित कर लिए, जान लिए। भविष्य कैसा हो, ज्यादा बेहतर भविष्य कैसा हो, ज्यादा संपन्न भविष्य कैसा हो, ज्यादा समता मूलक भविष्य कैसा हो, इसका एक नक्शा हमारे पास है। तो पूरा का पूरा जो यूरोप का इनलाइटनमेंट का प्रोजेक्ट है, इसी को लेकर के चलता है। और फिर आगे की कहानी भी आपको मालूम है कि यूरोप के बाहर की जो दुनिया है वहां भी पहुंचता है, उसके पहुंचने के कई तरीके हैं। उसमें से एक तरीका वो भी है जिसका संबंध लोगों से बनता है, भारत से बनता है, कि उपनिवेशवाद के माध्यम से वो ज्ञान हमारे यहाँ आता है। और कई बार हमें ये लगता है, ये लगता रहा है एक 90 से कि यूरोप का जो ज्ञान है वो सब सिर्फ यूरोप के लिए उपयोगी हो, ऐसा नहीं है, हमारे लिए भी उपयोगी। और उसकी अगर हम नकल कर लें तो हम भी वैसे हो सकते हैं जैसा कि ये भ्रम या विश्वास लंबे समय तक लोगों के अंदर बना है कि यूरोप का अतीत हमारा भविष्य हो सकता है। हमें भी वही सब कुछ करना होगा जो यूरोप में हुआ है, अगर हम एक ज्यादा बेहतर, संपन्न, समता मूलक समाज बनाना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ समस्या ये है कि, और कई समस्याएं हैं, लेकिन दो एक का मैं जिक्र करूंगा, कि कभी भी आप किसी की नकल कर नहीं सकते। कोशिश करें तब भी आप किसी की नकल नहीं कर सकते। एक दूसरा ये कि यूरोप जैसे बना वो समय और काल दूसरा था। यूरोप की नकल करके आप यूरोप जैसा भी नहीं बन सकते। और तीसरी चीज ये कि हर समाज या सभ्यता का अपना एक वैशिष्ट्य होता है, और ज्ञान हर सभ्यता और समाज के पास होता है। ज्ञान का समूचा ठेका यूरोप को नहीं मिलता। हो सकता है कि कुछ ज्ञान ऐसा हो यूरोप का जो हमारे लिए भी उपयोगी हो, लेकिन सारा का सारा यूरोप का ज्ञान हमारे लिए उपयोगी हो, ये तो कहीं से भी बहुत सही बात नहीं। और हमारे यहाँ प्रेमचंद ने इस बात को बहुत पहले पहचान लिया था कि आंख मूंद कर, और उन्होंने लिखा है इस बात को, कि आंख मूंद कर यूरोप का अनुकरण करने की जरूरत नहीं। यूरोप में न तो सब कुछ अच्छा है और न हमारे यहाँ सब कुछ बुरा है। हमारे यहाँ भी बहुत कुछ अच्छा है और यूरोप में भी बहुत कुछ बुरा है। इसलिए निरक्षीर विवेक के साथ हमें देखना पड़ेगा कि क्या कहाँ पर अच्छा है, और उसके अनुसार हमें ग्रहण करना होगा कि क्या ग्रहण करें और क्या त्याग करें। इससे जुड़ी हुई जो ज्यादा बड़ी, मुझे लगता है ज्यादा महत्वपूर्ण चीज वो ये है कि पूरे के पूरे इस प्रकार के चिंतन का जो मेटा नैरेटिव है, जो महत्वपूर्ण आख्यान, जिसके अंदर से ये सारी चीजें निकलती हैं, जैसा कि मैंने कहा, वो आधुनिकता का एक शब्द, कि अगर ऐसा हो तो पूरी दुनिया बहुत संपन्न हो सकती है, सारी समस्याएं हल हो सकती हैं, विषमता खत्म हो सकती है, निर्धनता खत्म हो सकती है। लेकिन स्वयं यूरोप ने जब 20वीं सदी में 2 विश्व युद्ध लड़े, तो पहली बार वहां के बुद्धिजीवियों के अंदर भी ये संदेह पैदा हुआ कि जिस बात को हम बिल्कुल परम सत्य मानकर चल रहे थे, क्या उसमें भी कोई कमी, जिसकी वजह से 2 विश्व युद्ध हमें झेलने पड़े। और आप जानते हैं कि 2 जो विश्व युद्ध हुए उसकी लीला भूमि तो ज्यादातर यूरोप की थी, इधर अगर आप जापान को छोड़ दें। तो उन्होंने पहली बार आधुनिकता के सिद्धांत पर चिंतन शुरू किया, और उसमें मुख्य रूप से 2 विचार है, और दोनों भाग।
कुछ विचारक तो ऐसे थे जिन्होंने ये कहा, जिसमें हैबरमास का नाम बड़ा प्रमुख है, कि आधुनिकता का प्रोजेक्ट अधूरा है। जो समस्याएं आज आप समाज में देख रहे हैं वो अधूरी, वो इसलिए है क्योंकि अभी ये प्रोजेक्ट, ये परियोजना पूरी नहीं हुई। अगर ये परियोजना पूरी हो जाएगी तो ये समस्याएं भी हल हो जाएंगी। दूसरी जो श्रेणी थी विद्वानों की, जिसमें ल्योतार का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, आप लोग जानते हैं, उन्होंने ये कहा कि बात ये नहीं है कि आधुनिकता का प्रोजेक्ट अधूरा है, बात ये है कि आधुनिकता का प्रोजेक्ट शुरू से ही गलत है। अगर बिस्मिल्लाह ही गलत हुआ है तो आगे कैसे सही होगा? तो इसलिए आधुनिकता के प्रोजेक्ट पर ही नए सिरे से विचार करना चाहिए। जिस प्रकार की पर्यावरण और से संबंधित समस्याएं आज हमारे सामने हैं, उसके आलोक में यूरोप और अमेरिका के विद्वान भी आज की तारीख में ये भविष्यवाणी करने के लिए तैयार नहीं है कि 200 साल बाद इस धरती का अस्तित्व बचेगा या नहीं बचेगा। कहने का मतलब ये कि इस पृथ्वी के अस्तित्व पर ही इतने गंभीर संकट उत्पन्न हो। अगर ऐसा है और ये सच है, तो फिर आधुनिकता के उस प्रोजेक्ट पर नए सिरे से विचार करना पड़ेगा कि शायद बुनियाद ही कहीं गलत थी। और अगर ऐसा है तो फिर हमें साइंस के बारे में नए सिरे से विचार करना पड़ेगा, साइंस के सच के दावे के बारे में नए सिरे से विचार करना पड़ेगा। सैद्धांतिक की जो यूरोप से आई है, जिसको थोड़े बहुत बदलाव के साथ हमने स्वीकार किया, उस पर भी नए सिरे से विचार करना पड़ेगा। और जिसको हम विमर्श कहते हैं अपने यहाँ, उस पर भी नए सिरे से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्रॉडर पैराडाइम है वो एक ही, उससे बाहर नहीं है। लेकिन जो खास चीज है, और दो बातें मेरे ख्याल से टाइम होगा पूरा। अच्छा, जो दो बातें मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, और जो आपके विमर्श की जो अलग अलग क्षेत्र है उससे जुड़ा हुआ है, उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। और एक आध बात जिस थोड़ी सी चर्चा मैंने जो पहला सत्र था उसमें की थी, शायद आप लोगों को ध्यान हो कि इस पूरे चिंतन परंपरा में 1960 के आसपास एक बात ये समझ में आई कि भेदभाव का या शोषण का आधार सिर्फ क्लास नहीं है, सिर्फ अर्थ के आधार पर शोषण या भेदभाव नहीं होता है, उसके कुछ और दूसरे आधार हैं। अर्थ से इतर, जिसमें जेंडर आ जाता है, जिसमें कास्ट आ जाती है, जिसमें कई बार धर्म भी आ जाता है, कई बार रेस आ जाती है, और यही नहीं, कई बार देश भी आ जाते हैं कि एक देश ही दूसरे देश का शोषण करने लगता है। जिसके कुछ उदाहरण तो इधर आपने बहुत साफ देखे होंगे, उस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो इस प्रकार के जो भेद शोषण है, भेदभाव, जिनकी बुनियाद में अर्थ नहीं, दूसरी चीजें हैं, उनको समझने के लिए और उनकी व्याख्या करने के लिए विमर्श का या डिस्कोर्स का विशेष रूप से इस्तेमाल हुआ है, जहां तक मैं समझता हूँ हमारे यहाँ भी और दूसरी जगहों पर, कि उसको हम कैसे समझें। उसके लिए हमें समाज के उन समुदायों की जो विशेष समस्या है, जो उस समुदाय से सिर्फ जुड़ी होगी, जैसे कास्ट की एक समस्या है, जाति की समस्या है, जेंडर की समस्या है, थर्ड जेंडर की समस्या है, उन विशेष समस्याओं को जो समुदाय विशेष के साथ जुड़ी है, उनको समझना कि केवल उसकी वजह से इस प्रकार का भेदभाव के साथ हो रहा है, जिसका आर्थिक शोषण से कोई लेना देना नहीं है। ये चीज कई मामलों में उस सिद्धांत को, जिसका जन्म तो यूरोप में हुआ, लेकिन जब वो भारत में आया तो उसको दिखाई पड़ा कि भाई सिर्फ अर्थ के शोषण के आधार पर अगर आप समाज को बदलना चाहेंगे तो आप भारतीय यथार्थ के बड़े पक्ष को नहीं समझते, जिसमें जाति पर आधारित शोषण, जिसमें जेंडर पर आधारित शोषण, जिसमें धर्म पर आधारित भेदभाव है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए उस समाज या राष्ट्र की समग्रता को देखने के बजाय उसको
इस प्रकार के समुदायों में बांटना जरूरी है, उसको टुकड़ों में देखना जरूरी है। वो टुकड़े बड़े महत्वपूर्ण हैं। उन टुकड़ों की वजह से होता है इस प्रकार का विशेष प्रकार का शोषण। पार्थ चैटर्जी की एक बड़ी मशहूर किताब है नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट्स, राष्ट्र और उसके टुकड़े। ये राष्ट्र के दिल के टुकड़े हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, और इनके साथ आप तब तक न्याय नहीं कर सकते हैं जब तक इनकी अपनी जो स्वतंत्र अस्मिता है उसके वैशिष्ट्य को आप न समझें। अगर आप राष्ट्र या समाज की जो बृहत्तर इकाई है उसमें आप इसको डुबो देंगे तो फिर इनकी जो विशिष्ट समस्याएं जो इनके समुदाय के साथ जुड़ी हुई हैं उन समस्याओं को आप नहीं समझ पाएंगे और उसके साथ आप न्याय नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हमारे समाज में भी और दूसरे समाज में भी ऐसी आपको मिलती हैं जहां अर्थ प्रमुख नहीं होता है, कुछ दूसरी चीजें प्रमुख होती है जिसके आधार पर आपके साथ भेदभाव किया जाता है। इसलिए इन समुदायों की जिनके आधार पर हम इस प्रकार के विशेष विमर्श निर्मित करते हैं उनकी जो विशिष्ट समस्याएं हैं उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और ये जो विमर्श है वो काफी कुछ यही करता है। इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, दो चीजें पहले भी कह चुका लेकिन फिर जोड़ बढ़ा ही लेता हूँ थोड़ा सा। एक तो ये कि विमर्श एक चीज है और विमर्श से प्रभावित प्रेरित साहित्य दूसरी चीज है। दोनों को कई बार हम एक मान करके चलते। विमर्श, अगर आप साहित्य की बात करें तो किसी विचार से प्रभावित साहित्य हो सकता है। अम्बेडकर से हो सकता है, बुद्ध से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। तो लेकिन वो विचार नहीं, साहित्य सिर्फ विचार से नहीं लिखा जाता। आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर कितने बड़े बड़े लेखक हमारे पास मौजूद हैं, उनसे आप पूछिएगा तो हमसे ज्यादा बेहतर चीज को बताएंगे। उससे कुछ चीजें, कुछ करने की, कुछ सोचने की आपको प्रेरणा मिलती, लेकिन वो साहित्य नहीं। जैसे गांधी जो है उस तरह से साहित्यकार नहीं, लेकिन प्रेमचंद है। गांधी एक राजनेता है और प्रेमचंद एक साहित्यकार, यद्यपि गांधी से प्रभावित है। तो गांधी राजनेता नहीं है, प्रेमचंद गांधी राजनेता है और प्रेमचंद साहित्यकार है। प्रेमचंद राजनेता नहीं है और गांधी साहित्यकार है। इसी तरीके से आप तमाम इस तरह के बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं जहां एक विचारक ने तमाम लेखकों और कलाकारों को प्रेरित और प्रभावित किया। एक विचारधारा ने किया, लेकिन विचारधारा एक चीज है और उससे प्रेरित प्रभावित रचना दूसरी चीज है। तो साहित्य का जो अपना वैशिष्ट्य है, कलाओं का जो अपना वैशिष्ट्य है, उनकी जो स्वायत्तता है उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। कई बार ये चीज बहुत हम दोनों में घालमेल कर देते हैं कि विमर्श और साहित्य को एक ही मान लेते हैं। उससे न तो साहित्य का भला होता है न तो विमर्श का भला होता है। अगर आपको सिर्फ विमर्श करना है तो फिर वही कीजिए और उसके बारे में ठीक से अधुनातन सोशल साइंसेस में जो कुछ आ रहा है उसको आप पढ़िए और वहां पर अपना हस्तक्षेप कीजिए, कुछ लिखिए, तो वो विमर्श। लेकिन अगर उस विमर्श से प्रभावित प्रेरित आप साहित्य लिख रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि साहित्य का अपना एक चरित्र है, वैशिष्ट्य है, उसका अगर निर्वाह नहीं हो पा रहा है तो विमर्श चाहे जितना अच्छा हो, आपका साहित्य बहुत ही घटिया होगा। और इसके उदाहरण पहले भी मिलते रहे हैं, आज भी मिलेंगे और भविष्य में मिलेंगे, और तमाम लोगों ने इस पर लिखा भी है, उसके विस्तार में नहीं जाता। लेकिन अंत इस बात से समाप्त करना चाहता हूं कि इन विमर्शों ने अलग अलग इस प्रकार के समुदायों के वैशिष्ट्य को
और उनसे जुड़ी हुई समस्याओं को जिस प्रकार से रेखांकित किया, वो हिंदी साहित्य में भी, अगर आप साहित्य की दृष्टि से भी सोचें, एक नया प्रस्थान है। रामेश्वर राय साहब कह रहे थे कि कम से कम उसके दायरे को उन्होंने विस्तार किया है। बिल्कुल सही बात है, उसके दायरे को उन्होंने विस्तृत किया है, और उस दायरे के विस्तार के साथ साथ शायद हमारी संवेदना को भी विस्तृत किया है कि उन चीजों को अब हम देखने लगे हैं, या कुछ अंशों में शायद महसूस करने में लगे हैं, जिनको हम पहले उस तरीके से महसूस नहीं करते। इसलिए ये जो सामूहिक सामुदायिक अस्मिताएं हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण, और इनके बारे में हमें विमर्शों के सहारे नए सिरे से सोचने में मदद मिलती है। मैं जगन्नाथ दास का एक रचना है उद्धव शतक, उसमें एक प्रसंग आता है कि उद्धव आए हुए हैं और किसी के साथ समाप्त कर रहा हूँ कि, और वो गोपियों से एकेश्वर की बात करते हैं कि ईश्वर तो एक ही है, कहाँ तुम इस सब चीजों में माया में। तो उसका गोपियां जवाब देती हैं, उसी की 4 पंक्तियों में पढ़ करके आप समाप्त करता हूँ। मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही, मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही, कहो जो तुम हमें भावत न भावना अन्यारी की। और अंतिम पंक्तियां हैं, जे बनि बिगड़ न वारिदता बारिद को, बूंदता विलंघे बूंद विवश की। अगर समुद्र में बारिद में 2-4 बूंद और पड़ जाए तो उसका कुछ भला बुरा नहीं होगा, वो ऐसा को ऐसा करेगा। लेकिन जो बूंद है, जो ये हमारे सामाजिक वर्ष है, अस्मिताएं हैं, इनका तो कहीं अस्तित्व नहीं। तो समुद्र में 73 समाज में अगर आप इसको डुबो देंगे तो फिर इनके साथ न्याय नहीं हो पाएगा। इनको राष्ट्र के दिल के टुकड़े के रूप में हमें देखना चाहिए। आपका बहुत आभार सर। आपका वक्तव्य सूचना, तथ्य, सैद्धांतिकी और शोधात्मक दृष्टिकोण से परिपूर्ण था, जिसने हमारे भीतर और भी अधिक जिज्ञासा पैदा कर दी विमर्शों पर अध्ययन करने के लिए।